बहुत ध्यान से सीखेंगे। मैंने बताया था ये पहली नगरीय सभ्यता है। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब नवपाषाण काल के कुछ खंड मिले थे, साथ में हड़प्पा सभ्यता, दोनों पैरेलल चल रही थी, समानांतर चल रही थी। लेकिन इसको अलग कैसे जान पड़ा, हमने कैसे जाना कि ये अलग सभ्यता है? तो कुछ स्थल मिले हैं, कुछ जगह मिली है जिनसे हमें जानकारी मिली है कि हड़प्पा सभ्यता है। अब इसके अलग अलग हो सकते हैं, तो मैंने इसके बारे में बताया था। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, और किसने की थी? साहनी ने। बताया था मैंने, नहीं बताया कि सबसे पहले दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज 1921 में, बाद एक साल बाद यानी 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। इसमें राखल दास बनर्जी ने। देखो, जब तक आप इससे खुद को जोड़ोगे नहीं तब तक आप अपने आप को समझा नहीं सकते हो। हम फैक्ट लिखा दें, यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट बातें लिखा दें, बात खत्म हो जाएगी, कल ही क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक इसको जोड़ के चलोगे तभी चीजें तुम्हारे दिमाग में बसेंगी। तो हड़प्पा सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी। इस सभ्यता ने यूरोप वालों को अपने में नीचा दिखा दिया। बात समझ लो, क्योंकि उससे पहले यूरोप वाले समझते थे कि हमारे लोग सबसे ज्यादा उन्नत किस्म के हैं, सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, सबसे ज्यादा नगरीय हैं, और भारत के लोग कैसे हैं? भारत के लोग असभ्य हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम भारत के लोगों को सभ्यता सिखा रहे हैं। लेकिन जब 1921 में हड़प्पा की खोज हो गई, फिर 22 में मोहनजोदाड़ो, और जब तथ्य मिले और जो खुदाई के बाद चीजें मिली, उससे पता चला कि यूरोप से करीब 2-3-4 हजार साल पहले भारत में सभ्यता का विकास हो चुका था। और ऐसे ऐसे यानी पक्की नालियां मिली हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है, रोडों पे खिड़कियां खुलती हैं, और नालियां कैसी है? समकोण पर काटती हैं। ऐसी नालियां तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता कहीं नहीं मिला है। जिस प्रकार से विधिवत तरीके से निकासी की व्यवस्था थी, बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। इसके अलावा जो है पक्की ईंटों का प्रयोग करके मकानों का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से ये सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता है। लेकिन इसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत कहा जाता है, यानी आद्य इतिहास। किसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं इसको? आद्य इतिहास के अंतर्गत। आद्य इतिहास क्या होता है? आद्य इतिहास वो होता है जिसकी लेखन सामग्री उपलब्ध है लेकिन उससे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं आद्य इतिहास। बात समझ में आई नहीं आई? क्या कहते हैं हम लोग? आद्य इतिहास कहते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि उसकी लेखनी कैसी है, किस प्रकार से है, उसको आद्य इतिहास के रूप में कहा जाता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो आप उस अपने भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो दो बातें बता दी। अब बात समझो, इसके बाद जॉन मार्शल साहब जो आए वो भारत में आए नहीं, उन्होंने वहां बैठे बैठे इंग्लैंड से ही कह दिया कि भैया बहुत पुरानी सभ्यता की खोज हो चुकी है और यहाँ से जो है बहुत सी चीजें मिली है। उन्हें समझी, उसके बारे में टाइम भी डिसाइड कर दिया कि ये टाइम जो है करीब 3300-3500 से और 2700-2800 BC है, यानी बिफोर क्राइस्ट है। इतना पुराना बता दिया। वो सही से बता नहीं पाए, वो भारत भी नहीं आए थे, वो वहीं बैठे बैठे बता दिया, कल भी नहीं देखे थे। जॉन मार्शल, ये कौन थे? ये भारत में पुरातत्व के अध्यक्ष थे, डायरेक्टर थे भैया, जॉन मार्शल साहब। ठीक है भैया। इसके बाद की बात ये होती है कि अब नाम कैसे पढ़ेंगे हम लोग? हड़प्पा सभ्यता के बहुत से नाम रखे जाते हैं जिन पे कुछ की हम लोग चर्चा करेंगे आज। देखते हैं कैसे कैसे नाम हो सकते हैं, फिर हम इनके बारे में आपको टाइम बताएंगे। जितना मैं लिखाता जाऊं आप लिखते चले जाइएगा। तो हड़प्पा का सबसे पहला नाम तो हड़प्पा ही रखा जाता है। ये हड़प्पा क्यों रखा गया? दूसरा नाम रखा जाता है सिंधु सभ्यता कहा गया, या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी लोग कहते हैं ना। ये सब नाम है, नामकरण हुआ है। मैं नामकरण लिख देता हूँ। तो फाइल सबसे पहले नामकरण तो पता होना चाहिए भाई कैसे हुआ है। तो ये जो हिस्ट्री क्लास है किसी मतलब ये छोटे एग्जाम के पर्पज से भी है
और बहुत बड़े एग्जाम को टारगेट करके बनाई जा रही है, यानी छोटे एग्जाम तो इसमें आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो पूरा डिटेल से चीजें समझ, जब पढ़ रहे हैं तो पूरा आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ी कतई नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ना है, 10 बार नहीं पढ़ना है। कुछ लोग होते हैं थोड़ा इधर पढ़ लेंगे, फिर 10 दिन बाद फिर पढ़ेंगे आके, फिर एक साल बाद दूसरा पेपर आया तो पीछे के अलग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक ही बार में अच्छे से हम लोग चीजों को क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई कैसे करते हैं हम लोग। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, इसके और क्या नाम हो सकते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता। कौन कौन से हो गए, हड़प्पा हो गए, सिंधु सरस्वती हो गई, सिंधु हो गई। इसके अलावा कास्य युगीन सभ्यता, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। कास्य युगीन सभ्यता, ये सब इसके नाम है, कास्य सभ्यता भी कहते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। तो इतने इसके नामों को आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इन सब पे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरी बात है हड़प्पा सभ्यता। तो इतिहास का ये रूल है, जो भी स्थल खोजा जाता है सबसे पहली बार उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था, पहला स्थल था ये। साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा स्थल भी है ये, दूसरा, जब हम अलग से स्थल बताएंगे तो सब उसमें आ जाएगा, केवल आज हम लोग उसका सा ओवरव्यू लेते हैं। ठीक, तो हड़प्पा पहला स्थल है, इसीलिए इसके नाम पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। बात मेरी समझ में आ गई होगी। और दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, तो ये इसलिए पड़ा क्योंकि ये शुरुआत में जब इसकी खोज हुई थी, आपने देखा कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, है ने, सुतकांगेडोर, ये सब मिले थे। तो शुरुआत में जो ज्यादातर स्थल मिले हैं वो सिंधु नदी के किनारे मिले। किस नदी के किनारे मिले हैं, सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, किनारे। शुरुआती जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसका और खोजें की गई और इसमें जो है खुदाई की गई स्थलों की, तो पता चला कि केवल यहाँ पे ही नहीं स्थल है, भारत में भी स्थल हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में स्थल मिल गए हैं। इसलिए ये नाम फिर कैंसिल कर दिया गया। आगे नाम आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ऐसा क्यों है, क्योंकि बाद में जब खोजें हुई तो पता चला, जब भारत की आजादी हो गई थी 1947 में, उसके बाद की बात, यानी उससे पहले तक केवल 40 स्थल खोजे गए थे, जो कि पाकिस्तान में ही थे। भाई 40 स्थल ज्यादातर पाकिस्तान में थे। 47 के बाद भारत आजाद हो गया। अब क्या हुआ कि भाई सब स्थल पाकिस्तान में चले गए, तो भारत में भी कुछ स्थल होने चाहिए। इसके लिए फिर से भारत का जो पुरातत्व विभाग था उसने फिर से खुदाई और स्थलों की खोजबीन चालू कर दी। जब स्थलों की खोजबीन चालू की तो उन्हें पता चला कि केवल सिंधु की यानी पाकिस्तान की तरफ ही नहीं स्थल है, सिंधु से सरस्वती नदी के साथ साथ गंगा नदी यानी कि सरस्वती नदी से गंगा नदी तक के बीच बड़ी मात्रा में स्थल मिले हैं। सरस्वती जो कि लुप्त प्राय है, बड़ी मात्रा में स्थल मिले हैं। इसके बाद जो है भारत में स्थलों की संख्या कुल मिला के 1400 स्थल मिल गए थे। 1400 स्थल अनुमान से 1400 स्थल मिले। सोचो कहां 40 थे, उसके बाद 1400 स्थल मिले, जो कि ज्यादातर इन इलाकों में मिले, जिसमें से करीब करीब 1100 स्थल जो थे, 1100 स्थल जो थे वो सिंधु और सरस्वती यानी सरस्वती और गंगा नदी के बीच में मिले। तो ज्यादातर स्थल कैसे थे, सरस्वती और गंगा नदी के बीच में थे। और करीब 250 स्थल ऐसे थे, 250 स्थल ऐसे थे जो ना तो सिंधु नदी, ना सरस्वती नदी, ना गंगा नदी, इनके बीच में नहीं थे, वो इन सबसे अलग थे, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र में मिले थे, जो कि सागर के किनारे है, सागर के किनारे हैं, अरब सागर के।
ठीक है, तो अरब सागर के किनारे मिले हैं ज्यादातर। बात समझ में आई नहीं आई? बताओ, मेरी ये कहानियां जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, पहले ये बता दो। कुछ दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा थोड़ा बहुत? हाँ आ रही, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि इसके बाद ज्यादातर स्थल वहां मिले हैं, इसीलिए इसका ये नाम कैंसिल हो गया, सरस्वती सभ्यता इसे कह सकते हैं। तो आज भी बहुत से जो भारतीय विद्वान हैं वो इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं, हड़प्पा सभ्यता कह दो या सरस्वती सिंधु सरस्वती सभ्यता कह दो। समझ में आ गया? 1400 स्थल मिले, 1100 सिंधु सरस्वती नदी के किनारे, और करीब 250 स्थल जो है महाराष्ट्र और गुजरात में मिल गए। इसमें गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल मिले। ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल जो मिले हैं अगर बात की जाए तो गुजरात मिले हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग कास्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं इसको कास्ययुगीन सभ्यता का मान इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युग में व्यक्ति जो है, जो यहाँ पे निवासी थे, वो तांबा और जस्ता को मिलाकर, तांबा तांबा में टिन को मिलाकर, यानी कि कह सकते हैं हम लोग, कहाँ लिखे, नीचे लिख दें, तांबा प्लस टिन, इसको मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। कांसा बनाते थे, और कांसे की बहुत मात्रा में धातुओं के यहाँ पे अवशेष मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। इसीलिए इस युग को, क्योंकि देखो जहां से जिस जिस धातु की मूर्तियां मिलती हैं, इसीलिए उस काल का नाम उस धातु के नाम पर भी रख दिया जाता है। कांसे की बहुत ज्यादा मूर्तियां मिली, इसलिए इस युग को कांस्ययुगीन कहा गया। प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभ्यता में पक्की नालियां थी, चौड़ी नालियां थी, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और विधिवत जो है आवास की व्यवस्था थी। साथ ही साथ नगर को सुरक्षित करने के लिए चारों खाइयों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसीलिए इस क्रांति को, इस मतलब इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता कहते हैं। और प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है भारत के लिए दृष्टि से, और दूसरी नगरीय सभ्यता कहा जाता है महाजनपद काल को। जब महाजनपद आते हैं उसके बाद नगरीय सभ्यता चालू होती है, और जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। इतना इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो आप लोग, फटाफट नोट डाउन कर लो। जितनी मैंने चीजें बताई सबको नोट डाउन कर लो, हेडिंग नोट डाउन कर लो, इसको घर से पूरा कर लेना आप लोग। ज्यादातर बातें मैंने लिख दी हैं। सर मैं कह रहे हैं ये गुजरात और महाराष्ट्र के नीचे क्या क्या लिखा है यहाँ पर? अरब सागर के किनारे है ना ये, गुजरात और महाराष्ट्र अरब सागर के किनारे है भाई, अरब सागर किनारे है ना। उतर गया आप लोगों का? सही भी, सर अभी कर रहे हैं। चलिए करिए करिए। अब पढ़ना का वो जल्दी उतर गया, पढ़ना तो लगता बैठी रहती है।
चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट उतार लीजिए आप लोग। हो गया भाई आप लोगों का? हो गया सभी का? अब मिटा दें इसको? बताइए भाई। जी सर, चलिए चलिए भाई, हम लोग इसको आगे करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइम की। भाई टाइम, टाइम कैसे डिसाइड करें कि हड़प्पा का टाइम क्या था, कैसे डिसाइड करा जाएगा, ये सब डिसाइड कर। अलग अलग विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिए हैं मत। और जो बड़े पेपर होते हैं जैसे नेट है, यूपीएससी है, इन सब में इनके अकॉर्डिंग टाइम पूछा जाता है। कहते हैं कि जैसे जॉन मार्शल के अनुसार बताइए टाइम क्या रखा गया था, मैके के अनुसार बताइए क्या रखा गया था, बसु के अनुसार बताइए क्या रखा गया था, समझे? डीपी अग्रवाल के अनुसार बताइए क्या रखा गया था, व्हीलर के अनुसार बताइए टाइम क्या रखा गया था। लेकिन हम एक यहाँ छोटे एग्जाम चालू करते हैं, बड़े एग्जाम तक जाएंगे। तो एक विधि है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। ये डेटिंग है, ध्यान रखना। इधर डेटिंग कर रहे हैं मत चले जाना सब लोग को दिमाग में खुद खुटपेच होने लगे। डेटिंग विधि ये क्या होती बता सकते हैं? जब 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता तो इसका प्रयोग किया जाता है। 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्म की
आयु का पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और अगर इससे ज्यादा पुरानी चीजें हैं तब हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा पुरानी चीजों के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। किसके? यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। 50,000 से ज्यादा, 50,000 वर्ष से ज्यादा पुराने जीवाश्म के लिए सभ्यता वगैरह के लिए यही रेडियो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पृथ्वी की, जैसे पृथ्वी की आयु निकालनी है, पृथ्वी की आयु निकालने के लिए, पृथ्वी की आयु निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आई? तो इस हिसाब से रेडियो कार्बन डेटिंग, इसको उतार लो, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो टाइम निकल के आया था वो 2350 से, सीधा पेपर में पूछा गया है, 2350 से 1750 बीसी, ये बताया 2350 से 1750 बीसी डायरेक्ट कार्बन विधि के द्वारा हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसके द्वारा हड़प्पा को 3 भागों में बांटा गया है। जब रेडियो कार्बन विधि आई, यानी इसकी अंश विधि आई, यानी पहले विधि निकाली गई, एक टाइम निकला, उसके बाद इसको और अच्छा किया गया, भाई आगे और खोजे हुई, तो इस विधि को, रेडियो कार्बन विधि को और अच्छा बनाया गया। तब बताया गया कि हड़प्पा काल 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल, पूर्व हड़प्पा काल, और बीच वाला यानी जो सबसे परिपक्व हड़प्पा काल होता है, इसमें मेन हड़प्पा आता है, नगर विकसित होते हैं, और सबसे लास्ट का है जब पतन होने लगता है हड़प्पा काल का। समझे? तो 3 भागों में बांटा गया, जिसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? उत्तर हड़प्पा चरण। तो 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? नहीं आई? सही बताओ। इसे उतार लिया आप लोगों ने? तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो कुछ लोग, हम लोग नाम लिख लेते हैं ताकि विद्वानों के अनुसार याद हो जाए, फिर हम लोग बात करेंगे। कुछ विद्वान और काल, जो उनका, उनके द्वारा दिया गया टाइम है, जो काल निर्धारण। ठीक, तो पहले हमारे हैं व्हीलर, व्हीलर महोदय, फिर मैके, फिर जॉन मार्शल। मार्शल गाड़ी लेके मत चली जाना सब लोग, ठीक है? जॉन मार्शल हो गए, इसके अलावा मैके हो गए, मैंने बता दिया। बस्त महोदय, बस्त महोदय। इसके अलावा क्या हो गया भैया? और कोई बचा क्या? देख लेते हैं। डीपी अग्रवाल, इतना ही लिख देते हैं लोग विद्वान। तो व्हीलर महोदय जो आए थे, व्हीलर महोदय कहने लगे कि भैया 2500 से 1500 बीसी तक का काल इसके लिए रखो। मैके महोदय थोड़ा लेट आए। मैके जब आए तो उन्होंने कहा कि भैया 2500 से बीसी, तो व्हीलर ने कह दिया हम कहेंगे 2800 से 2500। ये ज्यादा ही पीछे पिछड़ गए, ये ज्यादा मुझे पिछड़े हुए को लग रहा है मैके। जॉन मार्शल साहब आए, और ये हमने पहले बताया था, इनने टाइम पीरियड क्या बता दिया था। तो ये भैया आए, कहने लगे कि ना, करीब करीब ले लो तुम लोग भाई 3250, 3250 से 750 किलो। कहने लगे कि भैया 3250 से 2750 बीसी लो इसका टाइम पीरियड। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे आए बस्त महोदय। ये कहने लगे कि ना, 3500 लो, और 3500 से 2500, सीधा सीधा राउंड फिगर लो, कोई टेंशन नहीं। तो बताओ, इतनी बात मेरी समझ में आ गई? एक बार नाम याद कर ले। व्हीलर महोदय के द्वारा 2500 से 1500 बीसी। मैके ने कहा कि ना 2800 से 2500 लो भाई। जॉन मार्शल कहने लगे नहीं भैया, हम ही ने तो खोज की थी, हम ही ने तो खोज की थी,
ये कह रहे हैं हमने खोज की थी, तो मेरी बात मानोगे? क्या मानोगे? 3200 से 3250 से 2750। और बस से महोदय उन्होंने कहा नहीं, 3500 से 2500 होना चाहिए। MS बस से, MS बस से है, MS बस से। बताइए समझ बात आ गई? इतनी मेरी नहीं आ गई। और उनके द्वारा मैंने बता दिया रेडियो कार्बन द्वारा 2350 से 1750। इतना समझ में आ गया? नहीं आ गया? बता दो फटाफट मुझे। अगर आ गया हो तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग हड़प्पा के काल निर्धारण करेंगे, तीनों चरणों को लेके। पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और सबसे लास्ट में उत्तर हड़प्पा। इन तीनों का टाइम डिसाइड करेंगे, जो कि रेडियो कार्बन की सबसे लेटेस्ट विधि के द्वारा प्रमाणित किया गया टाइम, जिसको यूपीएससी ने भी मान्यता दी है। यूपीएससी में भी वैसे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत है बता सकता है, वरना बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। कल आइएगा, अच्छे से हम लोग नई क्लास में हड़प्पा सभ्यता को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ऐसा लगेगा हड़प्पा सभ्यता मेरे घर की सभ्यता है। ठीक है।